हेलो बच्चों। अ, 2 साल बाद मेरे ख्याल से मैं आज यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ। पहले मैं अपने ट्यूशन के बच्चों के लिए बनाया था वीडियो। अभी मेरे स्कूल के बच्चों के लिए, क्योंकि 2 साल में गायब था। अपने लाइफ को सेट करने में थोड़ा सा बिजी हो गया था। अभी आज मैं बनाऊंगा फैक्टोरियल जेब्रा का वीडियो। तो आई होप आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। एंड हैप्पी दुर्गा पूजा। जो सॉल्यूशंस है और जो नोट्स है, सारा कुछ मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल के दूंगा, आप लोग देख लेना। और जो सॉल्यूशंस है वो मैंने एक्चुअली दूसरे एक वेबसाइट से उठाया है, जो जिसका नाम है tiwariacademy.com। मेरे ख्याल से वहाँ के सॉल्यूशंस मुझे पसंद आता है। और इसका नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो सॉल्यूशंस के ऊपर ही एक्सप्लेनेशन रहेगा। आप सब लोग देखिएगा। थैंक यू। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ आईपैड में, और मेरा वॉइस एंड वीडियो रिकॉर्ड रहेगा मोबाइल में। तो शायद आप लोगों को पसंद आए। कंटिन्यू करते हैं। वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में मेनली हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में, क्या होता है, कैसे डिफाइन किया जाता है एक वेक्टर क्वांटिटी को या फिर एक स्केलर क्वांटिटी को। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, एंड एवरीथिंग एल्स अबाउट दिस चैप्टर। क्लास 12 में फिजिक्स में आप लोगों को ऑलरेडी मिला हुआ है, 11th में भी मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मिला हुआ है। तो देखिए, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। कोई भी एक ऐसा क्वांटिटी जिसमें एक मैग्नीट्यूड हो और एक डायरेक्शन हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग अपने घर से स्कूल आते हैं, तो घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज अ डायरेक्शन। और मान लीजिए इस पॉइंट से हम लोग आ रहे हैं, सपोज इस पॉइंट से हम लोग आ रहे हैं, इस तरफ हमारा स्कूल है। तो क्योंकि हम घर से शुरू कर रहे हैं, तो ये पॉइंट रहेगा हमारा जो घर है, इनिशियल पॉइंट रहेगा। ठीक है। और स्कूल जो होगा ये होगा हमारा फाइनल पॉइंट। अभी इसमें देखिए, शुरू जो हो रहा है यहाँ से होके स्कूल की तरफ आ रहे हैं, तो इसको हम लोग एक एरो के हिसाब से लिख सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट भी इसी तरह से किया जाएगा हमेशा, एक इनिशियल पॉइंट एंड एक फाइनल पॉइंट। अभी स्कूल से सॉरी घर घर से स्कूल तक जो डिस्टेंस रहेगा, इस डिस्टेंस को बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर से स्कूल तक 5 किलोमीटर का दूरी है, रेंज है। तो ये जो 5 किलोमीटर रहेगा, ये हमारा हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फैक्टर। ठीक है। और द डायरेक्शन, स्कूल से घर की तरफ आ रहे हैं, सॉरी घर से स्कूल की तरफ आ रहे हैं, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ, अभी फैक्टर क्वांटिटी क्या है, अभी अभी मैंने बोल दिया है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के दोनों होना चाहिए। और किसी केस में अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको बोलूँ मेरा वेट कितना है, मेरा वेट है 62 किलो। तो 62 किलो, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये बन जाएगा हमारा स्केलर क्वांटिटी। अभी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारा जो एक्सरसाइज 10.1 है, उसमें फर्स्ट एग्जांपल को छोड़ देते हैं, सेकंड एग्जांपल में आते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर्स। पहला है 10 किलोग्राम। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट। 2 मीटर्स अगर सिर्फ बोल दिया होता तो फिर वो स्केलर क्वांटिटी होता। बट नॉर्थ वेस्ट बोला गया है, इसीलिए इसमें एक डायरेक्शन है, और इसीलिए ये एक फैक्टर क्वांटिटी होगा। 40 डिग्री, बस डिग्री बोला गया है, किस तरफ है ये सब कुछ भी नहीं बोला है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। 40 वाट, 40 वाट एक मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए अगेन ये होगा स्केलर क्वांटिटी। 10⁻⁻19 कूलम्ब, अगेन एक वैल्यू है सिर्फ, तो इसीलिए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगेन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये किसका होता है, एसिलरेशन का होता है। अभी एसिलरेशन जो है उसका हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों होता है। कैसे होता है एसिलरेशन, आपको पता होगा कि जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन ही हमारा एसिलरेशन होता है। और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है, वेलोसिटी एज वेल एज एक्सेलरेशन दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगेन आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट और
डिस्टेंस और वेलोसिटी, इनके बारे में थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। जैसे अगर मुझे पूछना हो कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट द डिस्टेंस इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस है हमारा स्केलर क्वांटिटी और डिस्टेंस का सिमिलर होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। दैट मीन्स अगर मैं किसी जगह से किसी जगह पे जा रहा हूँ तो वो डिस्टेंस हो गया, बट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अगर हम लोग जा रहे हैं वो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली डिस्टेंस के जैसा ही हमारा होता है स्पीड। स्पीड क्या होता है, जैसे मान लो मैं बाइक चला रहा हूँ तो मेरा 30 किलोमीटर स्पीड में मैं जा रहा हूँ, 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड में मैं जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा स्पीड। ठीक है, जैसे 3 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर। बट अगर मैं किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से किसी दूसरे एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ और इसी स्पीड से जा रहा हूँ, तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, वेलोसिटी। ठीक है, एंड सिमिलरली स्पीड का डिफरेंशिएशन एक स्पेसिफिक नाम नहीं है उसका, बट वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जो है उसको हम लोग बोलते हैं एसिलरेशन, ACCELERATION, एसिलरेशन। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट होता है। एंड सिमिलरली CGS यूनिट होता है ना एक, तो उसमें भी कुछ एक आ जाएगा। डिफरेंस समझ में आ गया। अभी थोड़ा सा हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे जाते हैं। कोई भी एक वेक्टर जब होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की हिसाब से डिनोट करते हैं। नाउ आई कैप क्या है, जे कैप क्या है, के कैप क्या है, उसमें हम लोग आएंगे अभी थोड़ी देर बाद। जब यूनिट वेक्टर हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग आ जाएंगे, तो तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें मैंने फिर भी लिख के रखा है, आई कैप जे कैप एंड के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं 1 यूनिट लूँ और ओरिजिन से शुरू करूँ तो फिर उसको बोला जाएगा आई कैप वेक्टर। सिमिलरली ओरिजिन से शुरू करके वाई एक्सिस के डायरेक्शन में अगर मैं 1 यूनिट जाऊँ तो उसको क्या बोला जाएगा, वो बोला जाएगा जे कैप। एग्जाम्पल मैं थोड़ा सा एक बार ग्राफ में दिखा देता हूँ। ये हमारा मान लो ग्राफ है, इसमें अगर मैं ओरिजिन से शुरू कर रहा हूँ और 1 यूनिट डिस्टेंस जा रहा हूँ तो इसको बोला जाएगा आई कैप। सिमिलरली ओरिजिन से शुरू करके वाई एक्सिस की तरफ अगर मैं 1 यूनिट जाऊं तो इसको बोला जाएगा जे कैप। ओरिजिन से शुरू करके जेड एक्सिस के तरफ अगर 1 यूनिट जाऊं तो इसको बोला जाएगा के कैप। तुम लोगों को ऑलरेडी पता होगा मेरे ख्याल से, आई के एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। जैसे मान लो हमारा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो फिर जेड एक्सिस जो है वो ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा। तो उस केस में क्या होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के तीनों परपेंडिकुलर रहेंगे। दैट मीन्स आई कैप जे कैप एंड के कैप तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है। आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्योंकि 1 यूनिट डिस्टेंस हम लोग जा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई कैप का मैग्नीट्यूड वुड बी 1 यूनिट। एंड जे कैप का भी सेम, के कैप का भी सेम। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या है, थोड़ा उसमें और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड मस्ट बी 1, जैसे आई जे एन के बारे में मैंने बोला है। बट सिमिलरली अगर मान लो इस तरफ इस डायरेक्शन में कोई एक फैक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड अगेन 1 है, 1 मीन्स यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है तो मान लो इस तरफ है, तो उस केस में इतना ही डिस्टेंस रखना पड़ेगा। तो ये वाला जो फैक्टर होगा इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा। दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बी ए यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, क्या ही फर्क पड़ता है, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। नाउ इसमें लिखा है ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस आई कैप अलोंग द एक्स एक्सिस, जे कैप अलोंग द वाई एक्सिस, के कैप अलोंग द जेड एक्सिस। नाउ कोई भी एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं। सपोज एक वेक्टर है हमारे पास जो कि इस डायरेक्शन में है, मान लो ऐसे है, और मैं बोल रहा हूँ एक सेकंड है, ओके, सपोज इस डायरेक्शन में है और ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट मान लो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। दैट मीन्स ये एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस एंड जेड डिस्टेंस में है, ये वाला पॉइंट। उस केस में ये जो वेक्टर होगा इसको हम लोग यूजुअली रिप्रेजेंट करते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स
x को बोला जाएगा x एक्सिस के डायरेक्शन में कितना दूर है, y को बोला जाएगा y एक्सिस के डायरेक्शन में कितना दूर है, एंड z मींस z एक्सिस के डायरेक्शन में कितना दूर है। इस केस में उस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप से। नाउ अगर ये एक यूनिट वेक्टर है, उस केस में a कैप बोला जाएगा उसको। a कैप मींस जिसका वैल्यू कितना है, 1 है, मैग्नीट्यूड। अच्छा, सपोज करो कि कोई भी एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, उसको अगर मुझे यूनिट बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है, बट फॉर्मूला से पहले हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। मान लो एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू ट्वाइस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 4+1, ठीक है, √5 के कैप बोल लेता हूँ मैं। इस केस में इस वेक्टर को अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। पहले मैं इस वेक्टर का वैल्यू कितना है निकालूंगा, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। उसको निकाला जाता है मॉडुलस ऑफ ए बार से। मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, और वो फॉर्मूला आएगा √2² प्लस 1² प्लस माइनस ऑफ √5 होल स्क्वायर। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये बन रहा है हमारे पास 4 + 1 5 प्लस 5, दैट मीन्स 5 + 5 √10 बन रहा है। √10 इसका मैग्नीट्यूड है, दैट मीन्स इतना लंबा है ये। इसको अगर मुझे 1 बनाना है तो ऑब्वियसली 1 कैसे बनाऊंगा, √10 से डिवाइड करूंगा। दैट मीन्स जो ए कैप वेक्टर बनेगा, ए कैप वेक्टर ऐसे बनेगा, ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। दैट मीन्स √10 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो जब आंसर आएगा उसका मैग्नीट्यूड 1 आएगा। देख लेते हैं एक बार। तो जब मैं √10 से डिवाइड करूंगा तो ये दिखने में ऐसा बनेगा, 2/√10 आई कैप प्लस 1/√10 जे कैप माइनस √5/√10 के कैप। इसका अगर मैं अभी मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप वुड बी इक्वल टू √2/√10 होल स्क्वायर प्लस 1/√10 होल स्क्वायर प्लस माइनस √5/√10 होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करने से क्या होता है देखते हैं। ये बन रहा है 4/10 प्लस ये बन रहा है 1/10 प्लस ये बन रहा है 5/10। अगर मैं एलसीएम ले लूं, क्योंकि नीचे सबके 10 है, ऊपर आएगा 4 + 1 + 5, दैट मीन्स √10/10, ठीक है, इक्वल टू कैंसिल आउट करके 1। दैट मीन्स जो हमारे पास ए कैप आया उसका मैग्नीट्यूड 1 आया है। देयरफॉर ए कैप जो वेक्टर आएगा इट इज ए यूनिट वेक्टर। इसीलिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या दिया गया है, इधर देखो, ए कैप इक्वल टू ए बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार। सिंपल। और कुछ टाइप्स देखते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला टाइप है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर मीन्स कुछ ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो। एग्जाम्पल, कोई एक पॉइंट है, सपोज तुम किसी एक पोजीशन में खड़े हो और किसी एक तरफ देख रहे हो। उस केस में तुम किसी तरफ देख रहे हो तो तुम्हारा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, बट तुम एक ही प्लेस में खड़े हो, इसीलिए तुम्हारा मैग्नीट्यूड 0 है, तुम एक ही प्लेस में हो। तो पॉइंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा एंड इसका डायरेक्शन रहेगा एक। इसीलिए हम लोग बोलेंगे ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 0। एंड जीरो वेक्टर का क्योंकि एक डायरेक्शन है, इसीलिए इसके ऊपर एक एरो लगाना मैंडेटरी है, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। सेकंड तो मैंने यूनिट वेक्टर बोल ही दिया है ऑलरेडी। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, इसको मैं हटा देता हूँ। थर्ड है हमारे पास को इनिशियल वेक्टर। अच्छा, को इनिशियल बोलने से पहले यूनिट का और एक बात बोल देता हूँ मैं। ए कैप के बारे में मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कैसे निकालना है। इसमें जो x/√x² प्लस y² प्लस z², y/√दिस, z/दिस, ये तीनों वैल्यूज थोड़ा सा याद रखना है। इसको हम लोग बाद में एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन, ये इसमें मैंने लिख के रखा है। तो ये जो तीनों वैल्यूज है इनको डायरेक्शन कोसाइन भी बोला जाता है, बट कैसे बोलते हैं वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू करते हैं। को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट, को मीन्स सेम, दैट मीन्स किसी दो वेक्टर का अगर इनिशियल पॉइंट सेम हो, उस केस में उन दोनों वेक्टर्स को हम लोग बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर।
एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैंने एक वेक्टर लिया है ए बार, दूसरा वेक्टर लिया है बी बार, दोनों का क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इसीलिए दोनों वेक्टर्स को बोला जाएगा को इनिशियल वेक्टर। सिमिलरली एग्जाम्पल और एक ले लेते हैं हम लोग, जैसे ओ ए बार कोमा ओ बी बार, इन बोथ केस ओ इज द इनिशियल पॉइंट, इसीलिए इसको बोला जाएगा को इनिशियल वेक्टर। ओ से शुरू हो रहा है ए तक जा रहा है, ओ से शुरू हो रहा है बी तक जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल लाइंस तुम लोगों को पता है, तो ऑब्वियसली पैरेलल वेक्टर सेम ही है। अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो फिर उसको पैरेलल वेक्टर बोला जाएगा। इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। पैरेलल वेक्टर के केस में एंगल वुड बी 0 डिग्री। Two vectors a bar and b bar are said to be parallel if a bar equal to lambda b bar। जब कभी भी दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर वो दोनों वेक्टर्स हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, और क्योंकि वो दोनों प्रोपोर्शनल है, उनके जो कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 b1 b2 c1 c2 वो भी प्रोपोर्शनल ही होंगे, ठीक है, सिंपल है। अगेन एक चीज है क्रॉस प्रोडक्ट करके, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। जिस केस में पैरेलल वेक्टर होता है उस केस में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। यहाँ मैंने लिख के रखा है क्योंकि बाद में हम लोग जब डिस्कस करेंगे और उसके बाद तुम लोग रिवाइज करोगे तो तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ए बार इक्वल टू ट्वाइस ए कैप 3 जे कैप एंड 4 के कैप अगर है तो फिर बी बार इक्वल टू 4 6 एंड 8 है। इस केस में ए और बी दोनों पैरेलल होंगे, क्यों? बिकॉज 2/4 इक्वल टू 1/2, 3/6 इक्वल टू 1/2, 4/8 इक्वल टू 1/2। ओवरऑल हम लोग अगर देखें तो इनका जो रेशियो है वो रेशियो सेम आ रहा है। अगेन रेशियो सेम आ रहा है मतलब ए बार इज इक्वल टू हाफ इंटू बी बार फॉर्मेट में है, दैट मीन्स ए बार इक्वल टू लैम्डा बी बार फॉर्मेट में है, इसीलिए ये वेक्टर्स होंगे हमारा पैरेलल वेक्टर्स। फिगर्स कुछ बनाया है मैंने, डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, जैसे ये वाला राइट साइड में जा रहा है, ये भी राइट साइड में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन सेम है एंड पैरेलल है। इस केस में ये उल्टा साइड में जा रहा है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इवन इन दैट केस दोनों पैरेलल होंगे बिकॉज दे आर पैरेलल, सिंपल। नेक्स्ट, को इनिशियल वेक्टर, सॉरी को इंसाइडिंग वेक्टर। को इनिशियल था जहां पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सेम था। को इंसाइडिंग होगा जब कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर ओवरलैपिंग हो। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे मैंने ए बार लिया है यहाँ से यहाँ तक, और बी बार मैंने लिया यहाँ से यहाँ तक लिया है। ए बार और बी बार दोनों ओवरलैपिंग हो रहा है और दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका ये मैटर नहीं करता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है, ठीक है, डायरेक्शन सेम होना मैटर करता है। डायरेक्शन उल्टा भी हो तो भी कोई इशू नहीं है। को इंसाइडिंग मीन्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग होना मैंडेटरी है। अच्छा, लिखा हुआ है टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोइंसाइडिंग वेक्टर्स इफ दे ओवरलैप ईच अदर। कोइंसाइडिंग वेक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड एज पैरेलल। क्योंकि ये दोनों कोइंसाइडिंग है दैट मीन्स ये दोनों पैरेलल भी होंगे। जैसे मान लो इस वाले वेक्टर को मैंने ऐसे पकड़ के खींच दिया तो ऑब्वियसली ये पैरेलल बन गया, तो इसीलिए कोइंसाइडिंग वेक्टर्स को हम लोग पैरेलल वेक्टर्स के हिसाब से भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट आते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अभी परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है? दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो फिर वो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, सिंपल। वेक्टर के केस में भी सेम, दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, एंगल शुड बी 90 डिग्री ऑब्वियसली। नाउ मान लो एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू a1 आई कैप b1 जे कैप c1 के कैप, बी बार इक्वल टू ऐसे सिमिलरली मैंने लिया है। दोनों परपेंडिकुलर कब होंगे? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल 0 हो। इसको हम लोग बाद में जब डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट तो पता चलेगा कि ये जो वैल्यू है ना, ये ही डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू है। दैट मीन्स a डॉट b इक्वल टू 0 होना मैंडेटरी है। नाउ डॉट प्रोडक्ट क्या है? फिजिक्स वालों को ऑलरेडी पता होगा, कोई अगर कॉमर्स से है तुम लोगों को नहीं पता होगा, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मीन्स कोई भी एक वेक्टर अगर है उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा वेक्टर है। इस केस में ओ मैग्नीट्यूड शुड बी सेम। इस केस में फर्स्ट वेक्टर वुड बी द नेगेटिव वेक्टर ऑफ द सेकंड वेक्टर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए बार लिया है, मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक है और डायरेक्शन इस तरफ है राइट साइड में। सिमिलरली बी बार लिया है मैंने इस तरफ, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है। ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे ए बार इक्वल टू माइनस बी बार। ए वेक्टर बी बार इज सेड टू बी अ नेगेटिव वेक्टर इफ ए बार इक्वल टू माइनस बी बार, ठीक है। दे आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन
देयर मैग्नीट्यूड आर सेम। अच्छा, इसमें और एक चीज मैं बोल के रहता हूँ। जैसे मान लो ए बी बार, मतलब ए से शुरू हो रहा है, बी की तरफ जा रहा है। इसी वेक्टर को अगर मैं बी ए बार लिख दूं, तो इस बार डायरेक्शन उल्टा हो गया है। इस केस में ए बार वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए बार। ठीक है, जैसे इसमें मान लो इसको मैंने ए बोल दिया है इनिशियल पॉइंट, एंडिंग पॉइंट बोल दिया है बी। इस बार ए इनिशियल पॉइंट इसमें और बी इसमें, तो क्या हो रहा है, सॉरी, सेम वेक्टर ही मैं ले रहा हूँ, ए बी ही ले रहा हूँ। तो ये एक जा रहा है ए से बी तक, एक आ रहा है बी से ए तक, तो बोथ आर नेगेटिव वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट के केस में जस्ट लाइक नेगेटिव वेक्टर्स, बट देयर मैग्नीट्यूड आर डिफरेंट। ठीक है, जैसे मान लो ए बार ये है, बी बार ये है, मैग्नीट्यूड सेम होना मैंडेटरी नहीं है। सेम भी हो तब भी अपोजिट वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं। अगर सेम है वो अपोजिट भी होगा एंड नेगेटिव भी होगा, बट अगर सेम नहीं है तो वो सिर्फ अपोजिट वेक्टर होगा। ठीक है, एक इस तरफ से जा रहा है, दूसरा उस तरफ से आ रहा है, सिंपल है। इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल तब होंगे जब उसका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। सेमी साइड की तरफ जा रहा है, सेमी साइड की तरफ जा रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। इस केस में ए वुड बी इक्वल टू बी। फ्री वेक्टर्स, फ्री वेक्टर्स मीन्स कोई भी एक ऐसा वेक्टर जिसका पोजीशन फिक्स नहीं रहता है, उसको हम लोग ऐसे पकड़ के कहीं और उठा उठा के लेके जा सकता है। एग्जाम्पल, ये एक वेक्टर है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। इस केस में देखो, अगर मैं ए वेक्टर को ऐसे पकड़ के खींचूं तो सेम है एक्चुअली, तो मैंने ए वेक्टर को ही बार बार ड्रॉ किया है। तो ए वेक्टर वुड बी ए फ्री वेक्टर बिकॉज ए का पोजीशन फिक्स नहीं है, पर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर फिक्स्ड। पोजीशन तुम कहाँ से कहीं पे भी लेके जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये चीज जब हम लोग पैरेललोग्राम लॉ पढ़ेंगे या फिर ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, उसमें यूज करेंगे हम लोग। एक है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर्स मीन्स कोई भी एक पॉइंट तुम्हारे पास गिवन है और उस पॉइंट के हिसाब से तुम्हें उस पॉइंट का वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल देखो, पी एक पॉइंट है हमारे पास, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जेड के हिसाब से। नाउ पी का अगर मुझे पोजीशन वेक्टर निकालना है, दैट मीन्स पी का पोजीशन निकालो फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या है हमारे केस में, ये होगा हमेशा ओरिजिन। तो ओरिजिन से पी की तरफ जो वेक्टर जाएगा, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, सिंपल। और इसको लिखा कैसे जाएगा, इसको लिखा जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। दैट मीन्स एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के हिसाब से। एक्स का वाई का जेड का वैल्यूज अगर चेंज होता रहे तो उसका पोजीशन वेक्टर भी चेंज होता रहेगा, सिंपल। उसके बाद नेक्स्ट डे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स। मान लो दो पॉइंट्स गिवन है तुम्हें, अभी उन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा उसका वैल्यू निकालना है। एग्जांपल लेते हैं, मान लो ए है हमारे पास, ए है A1 B1 C1, बी है A2 B2 C2। अगर तुम्हें ए बी बार निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 आई कैप, B2 माइनस B1 जे कैप, C2 माइनस C1 के कैप। ऐसे सिंपल है। ओ बी माइनस ओ ए, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए अगर हम लोग करते हैं तो फिर वही देगा हमारा ए बी बार। कैसे दे रहा है, तुम अगर चाहो ग्राफ में ड्रॉ करके देख सकते हो। जैसे मान लो ये हमारा बी है, ये हमारा ए है। बी में मान लो 5,4,3 है, ए में मान लो 2,3,1 है। इस केस में अगर मुझे ए बी बार ड्रॉ करना है तो फिर 5 से 2 माइनस कर दो। कैसे, क्यों, तुम लोग खुद देखो, यहाँ से यहाँ तक 5 था, यहाँ से यहाँ तक 2 था। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक निकालना है तो 5 माइनस 2 ही तो होगा, तब इसका वैल्यू दिया जाएगा। सेम तरीके से वाई एक्सिस में देखो, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 4 था, यहाँ से यहाँ तक 3 था, तो ये वाला पोजीशन अगर चाहिए तो फिर 4 माइनस 3 2 होगा और 1 होगा। इस तरीके से एक से दूसरे को माइनस करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास। बस इतना ध्यान रखना है कि बी से ए माइनस करना है, ए से बी नहीं। अगर ए से बी तक जा रहा है तो बी से ए को माइनस करोगे, और अगर बी से ए तक जा रहा है तो ए से बी को माइनस करोगे। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, सिंपल।
नेक्स्ट आता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, जो मैंने ऑलरेडी निकाल के दिखाया है। कहाँ पे? जब यूनिट वेक्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस मॉडुलस ले लो, जिसका वैल्यू होगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और ये कहाँ से आया है? ये है ओरिजिन से इस वेक्टर तक डिस्टेंस कितना है, बस। जैसे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और वो आएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वही से आया है। नेक्स्ट, ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर है तो उनको प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, इनटू कैसे करेंगे, डिवाइड का तो कोई कंसेप्ट होता नहीं है, तो प्लस माइनस और इनटू का हम लोग देखेंगे। ऑपरेशंस, पहला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोग देखते हैं, जैसे कोई भी दो वेक्टर है, एग्जांपल ले लिया है मैंने, प्लस करना है। प्लस करने के लिए बस इन कंपोनेंट्स को प्लस कर दो, सिंपल। 7 + 2 9, 6 + 3 9, 4 माइनस 7 माइनस 3। सिमिलरली माइनस करने के लिए पहले से दूसरे को माइनस कर दो, यही है प्लस और माइनस जो हम कर चुके हैं इन केस ऑफ वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। इस केस में हमने माइनस किया था। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के कोई भी दो साइड को अगर हम लोग वेक्टर के स्टाइल में लिखे, उस केस में इन दोनों साइड को प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस वाले वेक्टर का इक्वल होगा। बट डायरेक्शन ध्यान रखना, ये इस तरफ से ऐसे जा रहा है, ये इस तरफ से ऐसे जा रहा है, ये इस तरफ से ऐसे नहीं आ रहा है, ये जा रहा है इस तरफ से ऐसे, दैट मीन्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट डायरेक्शन। इसमें लिखा हुआ है, देखना, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंसिडर्ड एज ए बार एंड बी बार, देन द सम ए प्लस बी गिव्स द इक्वल वैल्यू एज ऑफ द थर्ड साइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन को याद रखना है। इस केस में हमारे पास ए बी बार प्लस बी सी बार वुड बी इक्वल टू ए सी बार, ठीक है। और AC को हम लोग अगर चाहे, नेगेटिव वेक्टर तुम लोगों को याद होगा, AC को अगर हम लोग चाहे तो माइनस सी ए भी लिख सकते हैं, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वुड बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये वाला साइड इस तरफ लेके आ जाओगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए वुड बी इक्वल टू 0। यही है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जो हम लोग क्वेश्चन मिलेगा हमें एक्सरसाइज में। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, मान लो ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसको दो टुकड़ा बना लिया है, ये एक ट्रायंगल हो गया, ये एक ट्रायंगल होगा। दैट मीन्स इसमें भी ट्रायंगल लॉ लगेगा, इसमें भी ट्रायंगल लॉ लगेगा। यही पैरेललोग्राम लॉ है। कोई भी एक पैरेललोग्राम के किसी भी दो एडजेसेंट साइड्स को अगर हम लोग वेक्टर्स माने, तो फिर जो डायगोनल होगा उसका आंसर इन दोनों के प्लस के इक्वल आएगा। वही लिखा हुआ है, इफ एनी टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कंसिडर्ड एज ए बार एंड बी बार, देन द सम ए बार प्लस बी बार गिव्स द इक्वल वैल्यू एज ऑफ द डायगोनल इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जो डायगोनल होगा, जैसे हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, उसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सेम तरीके से अगर मैं इस साइड में देखूं, AD प्लस DC would be equal to AC and AB plus BC would be equal to AC। यही मैंने लिखा हुआ है, AB plus BC would be equal to AC, AD plus DC equal to AC। ये हम लोग यूज करेंगे एक्सरसाइज में। फिर आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास मेनली दो तरीका है, एक है डॉट प्रोडक्ट, एक है क्रॉस प्रोडक्ट। डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। डॉट प्रोडक्ट, जैसे हम लोग इनटू करते हैं कोई भी दो इक्वेशन, कोई भी दो एक्सप्रेशन को पहले से हम लोग करके आए हैं, तो किसी भी दो एक्सप्रेशन को जैसे इनटू करते हैं वही हमारा डॉट प्रोडक्ट है। बस इतना ही जानना है। इतना अगर जान जाओगे तो फिर इनटू करना आ जाएगा ना। डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। लिखते हैं ए बार डॉट बी बार, और इसका कोई डायरेक्शन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, कैसे नहीं आता है, ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला है वो है ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार डॉट कॉस थीटा। डॉट मीन्स नॉर्मल जो हमारा इनटू होता है वही ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। जब मैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार बोल रहा हूँ, इसको मैं बाद में ए भी बोल दूंगा, ठीक है। अगर सिंपल ए बोल दूं, दैट मीन्स आपको समझ जाना है कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार ही है। ओके, नाउ ए डॉट बी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। इसका
थोड़ा सा हम लोग यूजेस देख लेते हैं। अगर मुझे आई डॉट आई निकालना है तो 1 आता है। कैसे आता है देखते हैं। जैसे देखो, आई डॉट आई का आंसर आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस 0 डिग्री। नाउ कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप अगेन यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी 1 है, कॉस 0 का भी वैल्यू 1 है। इनटू करके कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सेम तरीके से अगर जे डॉट जे निकालूं मैं तो भी आंसर 1 ही आएगा। के डॉट के निकालूं तब भी आंसर 1 ही आने वाला है। अगेन अभी अगर मुझे ए डॉट बी निकालना है, जहाँ पे ए और बी का वैल्यूज गिवन है, मान लो ए इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप है, और बी इक्वल टू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप है। उस केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा करके देखते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले ही क्लास 8 9 वगैरह में हमने किया है, उस तरीके से हम लोग करेंगे। एक है हमारे पास ए डॉट बी इक्वल टू ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप इंटू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं। ये बन जाएगा ए वन आई कैप इंटू ए टू आई कैप प्लस ए वन आई कैप इंटू ए वन इंटू बी टू जे कैप प्लस ए वन आई कैप इंटू सी टू के कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस ए टू आई कैप इंटू ए टू आई कैप प्लस बी वन जे कैप इंटू बी टू जे कैप प्लस बी वन जे कैप इंटू सी टू के कैप प्लस सी वन के कैप इंटू ए टू आई कैप प्लस सी वन के कैप इंटू बी टू जे कैप प्लस सी वन के कैप इंटू सी टू के कैप इक्वल टू। अच्छा, इसमें और एक चीज मैं बोल के देता हूँ कि अगर आई डॉट जे हो तो क्या होगा। आई और जे एक है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, एक है वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। दैट मीन्स दोनों के दोनों परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर मीन्स एंगल वुड बी 90 डिग्री। एंगल जब 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो आई डॉट जे वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस 90 डिग्री। इसका वैल्यू 1 इंटू 0 हो गया इक्वल टू फाइनली 0 आएगा। दैट मीन्स आई डॉट जे वुड बी इक्वल टू 0, जे डॉट के वुड बी इक्वल टू 0, के डॉट आई इक्वल टू 0। ठीक है, यही चीज यहाँ पे अभी हम लोग यूज करेंगे। अब देखना, यहाँ पे आ रहा है ए वन इंटू ए टू इंटू आई कैप इंटू आई कैप। आई इंटू आई 1 होता था, दैट मीन्स ये वाला वैल्यू हो गया ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू जे कैप इंटू जे कैप। ओह सॉरी सॉरी, ए वन आई कैप बी टू जे कैप। आई और जे को इंटू करके तो 0 होता है, तो फिर ओवरऑल ये वाला टर्म 0 हो गया। ए वन सी टू आई कैप के कैप। अगेन आई और के भी परपेंडिकुलर है, तो आंसर वुड बी 0। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, जे और आई है। ये 0 नहीं होगा, ये 1 होगा। जे इंटू जे 1 हो गया, तो बी वन बी टू बचा, तो प्लस मैं बी वन बी टू लिख रहा हूँ प्लस सी वन सी टू। ये सी वन और सी टू मल्टीप्लाई हो गए, सी वन सी टू होगा, बाकी ये 0 होगा, 0 होगा, 0 होगा। दैट मीन्स सी वन सी टू। देयरफॉर ए डॉट बी का वैल्यू ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू आएगा। समझ में आ गया? अभी देखो तुम्हें मैंने एक बात बोला था, जब कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होता है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू इक्वल टू 0 होता है। कैसे हुआ था? मान लो ए और बी परपेंडिकुलर है। इस केस में क्या होगा देखो, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार इंटू कॉस्ट 90 डिग्री इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए डॉट बी वुड बी इक्वल टू 0 व्हेन ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। एंड ए डॉट बी का वैल्यू क्या था? ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू ही तो था। इसीलिए हम बोल सकते हैं जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस
C1 C2 would be equal to 0। जब मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में बोला था वो एक्चुअली आया यहाँ से था कि A डॉट बी वुड बी इक्वल टू 0। ओके, और कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। A डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा। सिमिलरली अगर कंपोनेंट्स तुम्हें गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2, देन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 would give A डॉट B। सिमिलरली कुछ नोट्स देखते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। जैसे कि ए और बी अगर परपेंडिकुलर है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा मीन्स A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 would be equal to 0 बिकॉज थीटा इज 90 डिग्री एंड थीटा 90 डिग्री मीन्स cos थीटा इक्वल टू 0, जो अभी अभी हमने करके दिखाया है। फिर कोई भी दो सेम वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट लेना है, जैसे ए डॉट ए का, तो फिर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर आएगा। कैसे आया है, ए डॉट ए का वैल्यू आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0 डिग्री, बिकॉज सेम ही तो वेक्टर है। सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 0 डिग्री होगा। डियर फॉर आंसर इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1। फाइनली दोनों का इंटू होके मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार को हम लोग ए भी बोलते थे, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है आई डॉट आई इक्वल टू 1। कैसे होगा बोल दिया मैंने, जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1 होगा। ये यहाँ पे लिख के भी दिया है, तुम लोग एक बार फिर से देख लेना। आई डॉट जे इक्वल टू 0 आएगा, जे डॉट के इक्वल 0 आएगा, के डॉट आई इक्वल टू 0 आएगा। दैट मीन्स आई जे और के केस में अगर सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लाना हो तो 1 आएगा, अलग वेक्टर का लाना हो तो फिर 0 आएगा। सिंपल। सिमिलरली ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है, बिकॉज ए और बी का जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो फिर एक आएगा ए बी कॉस थीटा, दूसरा आएगा बी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसीलिए कॉस थीटा तो कैंसिल ही हो जाएगा, ए बी इक्वल टू बी ए हो जाएगा। इसीलिए मैंने बोला है दोनों का वैल्यू सेम है, इसीलिए ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। और डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मीनिंग ही ये था कि एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, तो ये बन रहा है इसीलिए कम्यूटेटिव है। अगेन डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। उसका रीजन क्या है, जितने आंसर्स हमारा आ रहा है सारे आंसर्स एक नंबर पे आ रहा है, एक नंबर बन रहा है, इसीलिए एक स्पेसिफिक स्केलर क्वांटिटी आ रहा है। स्केलर क्वांटिटी आ रहा है इसीलिए डॉट प्रोडक्ट इज ऑल्सो नोन एज ए स्केलर क्वांटिटी, या फिर स्केलर प्रोडक्ट भी बोला जाता है डॉट प्रोडक्ट को। इसके बाद आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में। क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स ए क्रॉस बी, लिखा ऐसे जाएगा। ए क्रॉस बी का एक फॉर्मूला है, वो है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। अभी एन कैप क्या है, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। सॉरी, इसमें एक चीज लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में तो ठीक है, बट ए क्रॉस बी का डायरेक्शन है क्या, वो है परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेना। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। अच्छा, दैट मीन्स अगर कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, मान लो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, दोनों का हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो इन दोनों का जो, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो इस तरफ आएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। और परपेंडिकुलर डायरेक्शन का भी तुम लोगों को ध्यान रखना है कि ये अगर तुम लोग ए और बी का ले रहे हो तो ये इस तरफ जाएगा। कैसे जाएगा, इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा, इसको भी हमें थोड़ा सा देखना है। एक टॉपिक है जिसको बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तुम लोग देखना। जैसे मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए से बी तक जब जाएगा तो ये जो प्रोडक्ट देगा, क्रॉस प्रोडक्ट, ये ऊपर की तरफ देगा। और अगर मैं उल्टा कर दूं, बी से ए की तरफ, उस केस में ये जाएगा नीचे की तरफ। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, बी से ए की तरफ जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है। याद रखना, इसी को बोला जाता है राइट हैंड थंब रूल। तुम लोग अपना राइट हैंड ऐसे निकाल के देख लेना। क्या बोला मैंने,
ए से बी की तरफ जब जाएगा, मान लो ये मेरा जो फिंगर टिप्स है ये ए है और इस तरफ बी है, तो ए से बी की तरफ जब जाएगा तो ये जा रहा है ऊपर। उल्टा कर दो, इस बार बी से ए की तरफ जा रहा है तो इस केस में ये नीचे जा रहा है। राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है इसको। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे कैसे? एक तो हो गया, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड गिवन है दोनों का और एंगल भी गिवन है तो तुम इसी फॉर्मूला से निकाल लोगे। एन कैप के बारे में कुछ इतना ही ध्यान मत दो। एन कैप इज जस्ट ए डायरेक्शन, जैसे हम लोगों का आई जे एन के था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के तरफ। सिमिलरली एन कैप इज टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ ए एंड बी बोथ। निकालोगे कैसे? जैसे हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट निकाला था, डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता था, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 आ गया था। इसमें कुछ और आएगा। उसके लिए पहले हमें आई क्रॉस आई क्या होता है, जे क्रॉस जे क्या होता है, के क्रॉस के क्या होता है, वो हमें देखना पड़ेगा। देखते हैं, मैं नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, आई क्रॉस आई का वैल्यू देखते हैं। आई क्रॉस आई 0 होता है। कैसे? क्योंकि इसमें साइन थीटा है। आई क्रॉस आई, आई और आई एंगल 0 डिग्री बन रहा है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो इसका तो 1 आ गया, इसका भी 1 आ गया, साइन 0 का 0 आ गया। एन कैप कुछ भी हो डायरेक्शन, क्या ही फर्क पड़ता है। ओवरऑल जो मल्टीप्लाई कर रहे हो आंसर तो 0 ही आ रहा है। और क्योंकि आंसर में एक डायरेक्शन है एन कैप, इसीलिए 0 के ऊपर हमने बार लगाया है, एरो लगाया है। इसीलिए आई क्रॉस आई का वैल्यू 0 बार है। इसको 0 एरो भी बोल सकते हो, बट सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं 0 बार बोल रहा हूँ। सिमिलरली मुझे अगर आई क्रॉस जे निकालना हो तो क्या आएगा देखते हैं। आई क्रॉस जे का वैल्यू निकाल के देखते हैं साइड में। आई क्रॉस जे ये बन रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इनटू साइन आई और जे दोनों का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एंगल 90 डिग्री है। इनटू एन कैप, एन कैप मीन्स परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। अब एक बात सोचो तुम लोग, आई जाता है एक्स एक्सिस की तरफ, जे जाता है वाई एक्सिस की तरफ, तो इन दोनों का परपेंडिकुलर के होगा ऑब्वियसली। इसीलिए एन कैप का वैल्यू इसमें के है, तो आंसर बन रहा है 1 इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 इंटू एन कैप का वैल्यू के कैप। ओवरऑल सिंप्लीफाई करके हमारा आ रहा है के कैप। इसीलिए आई क्रॉस जे का वैल्यू के कैप होता है, जे क्रॉस के का वैल्यू आई कैप होता है, के क्रॉस आई का वैल्यू जे कैप होता है। इसी को अगर हम लोग उल्टा लिखे, डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, राइट एंड थंब रूल। अगर ये के है, डायरेक्शन उल्टा हो गया मीन्स माइनस के हो गया। इसीलिए जे क्रॉस आई का वैल्यू माइनस के है, के क्रॉस जे का वैल्यू माइनस आई है, आई क्रॉस के का वैल्यू माइनस जे है। समझ में आ गया? इसको याद कैसे रखोगे? तो याद रखने के लिए मैंने तुम लोगों के पास यहाँ पे एक ये रखा है, डायग्राम रखा है, जिस डायग्राम से याद करने में बहुत आसान होता है। देखना, मैंने क्या किया, आई जे और के को ऐसे लिख लिया है। अभी आई से जे की तरफ जब आओगे तो आंसर आएगा के, जे से के की तरफ जब आओगे आंसर आएगा आई, के से आई की तरफ जब आओगे आंसर आएगा जे। सिमिलरली अगर उल्टा जाओगे, जे से आई की तरफ अगर आओगे तो माइनस के, बिकॉज डायरेक्शन उल्टा हो गया है। आई से के की तरफ आओगे तो माइनस जे, बिकॉज डायरेक्शन उल्टा हो गया है। के से जे की तरफ आओगे तो माइनस आई, बिकॉज डायरेक्शन। नेक्स्ट कुछ ऑब्जर्वेशंस हम लोग देख लेते हैं, और ऑब्जर्वेशन से पहले हमारे पास ये चीज है, ये डिटर्मिनेंट कैसे आया है वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट का निकाला था, सेम तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का निकालेंगे। अभी देखो, यहाँ से ले लेते हैं। देखना, मैंने क्या किया, ए क्रॉस बी निकाला है, तो इसमें हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। जब क्रॉस करूंगा तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, हर एक जगह पे क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। डॉट के जगह पे हमारे पास सारा क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है। अभी तुम लोग खुद देखो, जब मैं a1 इंटू ए टू इंटू आई क्रॉस आई लूंगा,
आई क्रॉस आई का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। आई क्रॉस जे का वैल्यू के होता है। आई क्रॉस के का वैल्यू क्या होता है? माइनस जे होता है। ठीक है, एंड सो ऑन। थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। आई क्रॉस आई जब है उसको 0 हो गया तो मैं नहीं लिख रहा। A1 B2 इंटू के कैप प्लस A1 C2 इंटू माइनस जे कैप प्लस B1 A2 इंटू माइनस के कैप बिकॉज जे से आई की तरफ जा रहा है प्लस B1 C2 इंटू आई कैप। ये वाला वैल्यू 0 हो गया, देखो जे और जे है तो इसमें इंटू कर दिया मैंने। फिर प्लस C1 A2 इंटू के से आई की तरफ जाएंगे तो जे बन जाएगा प्लस के से जे की तरफ जाएंगे तो माइनस आई बनेगा C1 B2 इंटू माइनस आई कैप। ठीक है, और के होने से ये 0 बन गया। अभी देखो आई कैप को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन रहा है हमारे पास B1 C2 माइनस C1 B2 प्लस जे को अगर सॉरी माइनस जे को अगर हम लोग कॉमन ले लें तो फिर ये बन रहा है A1 C2 माइनस C1 A2 प्लस के अगर हम लोग कॉमन ले लें तो बन रहा है हमारे पास A1 B2 माइनस B1 A2। अभी देखो ये वाला जो वैल्यू हमारे पास आया है ना, ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट का ही वैल्यू है। देखना, मैं अगर ऐसे एक डिटर्मिनेंट बनाओ जहाँ पे आई जे के रख लो फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में मैंने वैल्यूज रखा है A1 B1 C1, थर्ड रो में A2 B2 C2। हमें पता है डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करना है। एक्सरसाइज 4, आई कैप लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आ गया। माइनस जे कैप लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा, आ गया। प्लस के कैप लेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, तो ये आ गया। यही सेम आंसर यहाँ भी आया है हमारा। तो तुम खुद सोचो, तुम इतना लंबा सिंप्लीफाई करोगे या फिर तुम बस डिटर्मिनेंट निकालने की कोशिश करोगे? 100% श्योर तुम लोग डिटर्मिनेंट में ही जाओगे बिकॉज ये ज्यादा आसान पड़ेगा। ठीक है, सिंपल। ओके, ऑब्जर्वेशंस देखते हैं थोड़ा सा। पहला ऑब्जर्वेशन, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। अगर ए और बी दोनों पैरेलल हो उस केस में क्या होगा? ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 हो जाएगा। कैसे? पैरेलल मीन्स एंगल 0 डिग्री, एंगल 0 डिग्री मीन्स साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0। दैट मीन्स ए पैरेलल टू बी होने से मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन 0 डिग्री, दैट मीन्स आंसर वुड बी 0। इसीलिए ए क्रॉस बी का वैल्यू 0 होता है, बट 0 में बार लगाना मैंडेटरी है बिकॉज इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ए क्रॉस ए इक्वल टू 0, पहले ए क्रॉस ए का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए होल स्क्वायर था इन केस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बट इस बार 0 आया है क्रॉस प्रोडक्ट के केस में बिकॉज यहाँ पे हमारे पास साइन आ रहा है। साइन 0 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। फिर आई क्रॉस आई 0 होगा, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के सब 0 होगा। कैसे होता है दिखा दिया मैंने ऑलरेडी। आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के माइनस आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। ये इस वाला सर्कल से तुम लोग याद रखना, इसको बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, याद रखना ही है। नेक्स्ट, ए क्रॉस बी का वैल्यू माइनस बी क्रॉस ए आएगा। क्यों आएगा? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या था? ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसा था अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, और जब बी क्रॉस ए निकालोगे तो उसका डायरेक्शन ऐसा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, इसीलिए माइनस में आ रहा है। ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। मेरे ख्याल से डाउट नहीं है तुम लोगों का कोई भी। अभी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे जो बहुत इजी है। बोला है इफ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 7, ए डॉट बी इक्वल टू 14, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज 60 डिग्री, देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। क्या क्या गिवन है? ए का मैग्नीट्यूड है, ए डॉट बी का वैल्यू गिवन है, और एंगल भी गिवन है। तो हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन वगैरह तो ठीक है, नहीं लिखने से भी होगा। ए डॉट बी इक्वल टू हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। थीटा दिया है 60 डिग्री। सिंप्लीफाई करेंगे, ए डॉट बी का वैल्यू 14 है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है हमारे पास 7, मैग्नीट्यूड ऑफ बी हमें निकालना है। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, इम्प्लाइज
ये बन रहा है हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 14 इंटू 2/7। तो ये बन रहा है हमारे पास 4। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क मिल गया। दूसरा, प्रूफ दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के केस में हमारा क्या होता था, एंगल 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री में साइन में बिठाऊं तो ज़्यादा आसान पड़ेगा या कॉस में बिठाऊं तो आसान पड़ेगा। कॉस 90 डिग्री 0 होता है तो कॉस में बिठाना पड़ेगा। कॉस किस फॉर्मूला में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है कि डॉट प्रोडक्ट में आता है? कॉस आता है डॉट प्रोडक्ट में, इसीलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ए डॉट बी इक्वल टू निकाल के देखते हैं, ये बन रहा है। देखो, अगर तुम्हें कंपोनेंट्स गिवन है उस केस में डॉट प्रोडक्ट कैसे आता था, मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत है क्या? कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ए डॉट बी इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो यही करेंगे, 2 इंटू -4 प्लस -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7। सिंप्लीफाई करने से ये बन रहा है -8 -6 प्लस 14। सिंप्लीफाई करके 0 आ रहा है। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि 0 आ रहा है, सिंस A डॉट B इक्वल टू 0, देयरफॉर A बार इज परपेंडिकुलर टू B बार। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। अच्छा, इसमें अगर तुम लोग चाहो थोड़ा सा लंबा करके लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो, इम्प्लाइज ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू 0, ठीक है, इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार। दूसरा, चेक वेदर द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट। पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए था, दोनों प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। दैट मीन्स यहाँ पे हमें बस प्रोपोर्शनल है कि नहीं है वो चेक करना है। देखो, हियर 3/6 इक्वल टू कितना है, 1/2। यही इक्वल टू -2/-4 भी है, इक्वल टू 1/2 भी है। जो कंपोनेंट्स है वो हमारे पास प्रोपोर्शनल आ रहा है, इसीलिए ये बन जाएगा पैरेलल, देयरफॉर ए बार इज पैरेलल टू बी बार। सिंपल। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या था, कंपोनेंट्स को इनटू कर देना है बस। हियर a डॉट b इक्वल टू परपेंडिकुलर बोला है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, इम्प्लाइज 2 इंटू -4 प्लस p इंटू 2 प्लस 2 इंटू 7 वुड बी इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे, -8 प्लस ट्वाइस p प्लस 14 इक्वल टू 0, और यहाँ से ट्वाइस p इक्वल टू आ रहा है 14 -8 6 हो रहा है, इम्प्लाइज p इक्वल टू -3। हार्ड है क्या? मेरे ख्याल से बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान है। तो तुम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा कंसेप्ट्स को याद रखोगे तो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, 6 नंबर एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। पैरेलल बोला है तो क्या कंडीशन बोला था मैंने, प्रोपोर्शनल। सिंस a and b are parallel implies 3/6 equal to -2/p equal to 1/2 implies -2/p equal to 1/2। यहाँ से अगर p निकालने की कोशिश करोगे तो वो -6 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने से, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p वुड बी इक्वल टू -6। सिंपल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिया ऑफ ए ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम। देखते हैं एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कैसे निकालेंगे हम लोग। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद कर लो, हो गया। ट्राइंगल का एरिया हमारे पास पहले था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ को याद रखो बस, ठीक है। तो एरिया आएगा हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए और बी क्या है, ये साइड्स है,
तो मैंने लिख के दिया है द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल विथ एनी टू साइड्स ए एंड बी इज गिवन बाय ए इक्वल टू हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो एरिया इक्वल टू हाफ इंटू, अगर तुम्हें ए बी और बी सी का वैल्यू दिया है तो ए बी और बी सी यूज कर लो। ए बी और ए सी दिया है, ए बी और ए सी यूज कर लो। बी सी और ए बी दिया है, वो यूज कर लो। कुछ भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई भी दो साइड होना चाहिए और उसका क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ लोगे बस। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। कैसे? आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो जो आंसर आएगा देखा जाएगा। फाइनल आंसर में तुम लोगों को एक चीज लिख के रखना है, वो है स्क्वायर यूनिट्स। ये जरूरी है, सब में आंसर में स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है? ये बहुत जरूरी है, हाफ मार्क कट जाएगा अदरवाइज। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सेम काम। देखो पैरेललोग्राम जो होता है उसको दो टुकड़ा बनाया जा सकता है, ये एक टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, दोनों ही ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल का अगर हाफ इंटू ए बी इंटू बी सी है, दो ट्रायंगल का कितना होगा? टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू से मल्टीप्लाई करके क्या बचेगा? ए बी इंटू बी सी बचेगा। इसीलिए एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। बस ट्रायंगल का दो गुना बना दो, हाफ को हटा दो, हो गया। नेक्स्ट, कोलिनियरिटी ऑफ थ्री पॉइंट्स। कोलिनियरिटी का मीनिंग क्या है? कि कोई भी तीन पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे तीनों के तीनों पॉइंट्स आ रहा है, वही काम। जैसे यहाँ पे ए बी और सी एक ही लाइन पे आ रहा है, तो ऑब्जर्व करो यहाँ पे ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए सी का मैग्नीट्यूड होगा। बहुत सिंपल है, इसीलिए मैंने लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इक्वल टू ए सी। अभी अगर किसी केस में ए यहाँ पे है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तो ए सी प्लस सी बी इक्वल टू ए बी होगा। इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, पहले से मत बोल के रखना कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी ही होगा। क्या पता ए सी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी हो जाए, ये भी हो सकता है। इसीलिए तुम लोग क्या करोगे, तीन टुकड़ा बनाओगे, तीनों टुकड़ा का वैल्यू निकालोगे, मतलब मैग्नीट्यूड निकालोगे, और फिर देखना किसी भी दो को प्लस करके क्या तीसरा आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर ये होगा कोलिनियर। अच्छा, और एक दूसरा तरीका है, अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया कितना होगा? इसको इसको और इसको ज्वाइन करके क्या ट्रायंगल बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। गेस, अगर बनाया जा सकता हो तो एरिया कितना आएगा? जीरो आएगा। इसीलिए हाफ इंटू ए बी क्रॉस बी सी वुड बी इक्वल टू जीरो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था? हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। वो निकाल लेना, आंसर अगर जीरो आ गया तो फिर हम लोग बोल देंगे ए बी एन सी आर कोलिनियर। सिंपल एज दैट। नेक्स्ट टॉपिक, टू कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर गिवन है, दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। किसका वैल्यू? ए डॉट बी का वैल्यू। ए डॉट बी हमें निकालना आता है, मैग्नीट्यूड निकालना आता है, तो कॉस थीटा ही तो निकालना है। सिंपल, कॉस थीटा निकाल देंगे। देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट गिवन है तुम्हारे पास, या फिर कैन बी फाउंड निकाला जा सकता है, उस केस में क्या करोगे? फॉर्मूला यूज करोगे डॉट प्रोडक्ट का, ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। और यहाँ पे वैल्यूज बिठा दोगे, ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया निकाल के बिठा दो, मैग्नीट्यूड ए का वैल्यू निकाल के बिठा दो, बी का निकाल के बिठा दो, तो कॉस थीटा कितना आ गया? दिस बाय दिस, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बिठा देंगे। फिर आंसर थीटा का वैल्यू निकालना है, थीटा कितना आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ दिस, बिकॉज कॉस थीटा इक्वल टू दिस। सिंपल। नेक्स्ट, एंगल क्या एक ही होगा? एंगल हमेशा दो एंगल फॉर्मेशन होता है, ठीक है? जैसे ये अगर ए वेक्टर है, ये अगर बी वेक्टर है, यहाँ पे हमेशा दो एंगल बनेगा। एक हो गया थीटा, दूसरा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है? रीजन, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री है, उससे थीटा हटाओगे तो ये वैल्यू आएगा कि नहीं आएगा? इसीलिए हमेशा दो एंगल लिखना है। मान लो एक एंगल तुम्हारा 30 डिग्री आ गया, तो दूसरा एंगल कितना होगा?
150 डिग्री। एक एंगल अगर 70 डिग्री आ गया, दूसरा एंगल कितना होगा? 80 डिग्री, सॉरी कितना होगा? 110 डिग्री। ठीक है, एनी हाउ दोनों को प्लस करके 180 डिग्री आना है। दूसरा केस, अच्छा इसमें मैंने लिख के रखा है, टू वेक्टर्स विल ऑलवेज फॉर्म टू एंगल्स अमंग देम नेमली थीटा एंड 180 डिग्री माइनस थीटा। दूसरा केस, अगर क्रॉस प्रोडक्ट गिवन है तो, और क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू निकाला जा सकता है तो, डॉट प्रोडक्ट का अगर वैल्यू गिवन नहीं है, क्रॉस गिवन है, तो क्या करोगे? तो क्रॉस यूज करेंगे। पर इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? इसमें एन कैप भी आता है। एन कैप को हटाना पड़ेगा बाय यूजिंग मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी जो वैल्यू आएगा उसका हम लोग मैग्नीट्यूड ले लेंगे। मैग्नीट्यूड अगर इस तरफ ले रहे हो तो इस तरफ भी तो लेना पड़ेगा। ठीक है, सब में मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा। लगाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे एन कैप का भी मैग्नीट्यूड लग रहा है। एन कैप क्या था? एन कैप वाज द यूनिट वेक्टर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी। ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर साइड में एन कैप था और यूनिट वेक्टर था। यूनिट वेक्टर अगर है तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड वुड बी 1। इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप का वैल्यू गायब हो जाएगा, 1 बचेगा, बाकी वैल्यूज रहा। तो बाकी वैल्यूज निकालेंगे कैसे? सिंपल, मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू डिस बाय डिस, निकाल दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ साइन थीटा। दैट मींस एंगल 90 डिग्री के अंदर आएगा। एएसटीसी रूल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है, या फिर सेकंड क्वाड्रेंट, एएसटीसी रूल। तो ये जो थीटा का वैल्यू है, आइडर 90 डिग्री से कम होगा या 180 डिग्री से कम होगा, नो प्रॉब्लम। पहला वैल्यू मान लो 30 डिग्री आ गया, दूसरा वैल्यू 150 डिग्री बोल देंगे। पहला वैल्यू मान लो 110 डिग्री आ गया, दूसरा वैल्यू बोल देंगे 70 डिग्री। वही करना है। तो फॉर्मूला है साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा। निगेटिव में नहीं आ सकता है बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ साइन थीटा था। क्लियर? क्वेश्चंस देखते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए बार इक्वल टू दिस, बी बार इक्वल टू दिस। इसमें देखो डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट दोनों ही किया जा सकता है, पर हमारे लिए आसान क्या है? कौन ये सब करने जाएगा? लाइक क्या था रे, डिटर्मिनेंट्स। कौन डिटर्मिनेंट निकालने जाएगा? डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान है। तो यहाँ पे 2 है 1 है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 है माइनस 1 है, 1 इंटू माइनस 1 प्लस माइनस 1 इंटू 2 कर दिया, सिंप्लीफाई किया, माइनस 1 आया। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी। बी का निकालेंगे, ये आ गया। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला है मैग्नीट ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। वैल्यू बिठा देंगे, ए डॉट बी का वैल्यू हमें पता है, -1 आया है, बिठा देंगे ये सब। नाउ कॉस थीटा वुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सॉरी ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। आ गया। इसमें ए डॉट बी का वैल्यू -1 बिठा दिया, इन दोनों का वैल्यू √6 इंटू √6 बिठा दिया, जो हमने अभी अभी निकाला है। सिंप्लीफाई करेंगे, -1/6 आ गया। तो थीटा वुड बी इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/6। कॉस इनवर्स -1/6 माइनस में है ना, कॉस का वैल्यू नेगेटिव का पता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, एएसटीसी रूल अगेन। सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/6। हो गया आंसर। तो एक वैल्यू आया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/6। 1/6 के लिए तो हमें कॉस का वैल्यू नहीं पता ना, इसीलिए ऐसे ही रख देंगे। तो एक वैल्यू हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/6, और दूसरा होगा पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/6। पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कॉस इनवर्स 1/6 बचेगा। देयरफॉर आंसर सर, एक हो गया कॉस इनवर्स 1/6, एक हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/6। दो एंगल हमेशा याद रखना, दो एंगल आएगा, अभी अभी मैंने दिखाया था, देख लो। एक आएगा थीटा, एक आएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। एक्चुअली सेकंड लास्ट है, पर लास्ट भी बोल सकते हैं। डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तुम लोगों को याद होगा, जब मैंने यूनिट वेक्टर बोला था वहां पे डायरेक्शन कोसाइन करके एक वर्ड आया था, वही यहाँ पे डिस्कस करना है हमें। ठीक है, जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा
जेड एक्सिस है, कोई भी एक वेक्टर है जो पी एक्स वाई जेड से बन रहा है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर हमें निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, ये जो पी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा बीटा, एंड जेड एक्सिस के साथ एक एंगल बना रहा होगा जो कि गामा है। इन तीनों एंगल का कॉस ले लेंगे, वही होगा इसका डायरेक्शन कोसाइन। देखो, मान लो ओपी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये जो वेक्टर है मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन द are the angles made by the vector with the x-axis, y-axis and z-axis respectively. Then डायरेक्शन cosines of OPR, एक हो जाएगा cos अल्फा जिसको हम लोग L से डिनोट करते हैं, एक हो जाएगा cos बीटा जिसको हम लोग M से डिनोट करते हैं, और एक हो जाएगा cos गामा जो कि हम N से डिनोट करते हैं। तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, L, M, N are the direction cosines of the vector OP bar। ठीक है, वैल्यू आएगा कहाँ से? देखो, तुम लोग को एक चीज याद होगा क्लास 10 से, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। एक सेकंड है, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय एनी बेस बाय हाइपोटेनस। अभी देखो एक बार, अगर ये हमारा पॉइंट P है, ठीक है, बेस क्या देगा, यहाँ से यहाँ तक बेस है, क्या वैल्यू है ये एक जी तो है, ठीक है, और हाइपोटेनस ये है, ये हमने पहले निकाल रखा है, मैग्नीट्यूड कहाँ से आता था, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जब मैं cos अल्फा निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या आएगा, बेस बाय हाइपोटेनस मतलब x डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देयरफॉर cos अल्फा का वैल्यू वुड बी x बाय रूट ओवर दिस। cos बीटा, उस केस में बेस ये बन जाएगा, y एक्सिस में है तो y बाई ये बन जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस। सिमिलरली cos गामा z एक्सिस से है तो z एक्सिस में कितना वैल्यू दे रहा है, z दे रहा है, तो z डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस है। देयरफॉर L इक्वल टू x बाय रूट ओवर दिस, M इक्वल टू y बाय रूट ओवर दिस, N इक्वल टू z बाय रूट ओवर दिस। ठीक है, यही हो गया डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। यही चीज हमारा यूनिट वेक्टर से भी आता है। देखना, जब हमने यूनिट वेक्टर डिस्कस किया था वहां पे एक बार देख लो, मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को। ये रहा यूनिट वेक्टर हमारा। ए कैप इक्वल टू हमारा आया था, ए कैप इक्वल टू आया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। पहला वैल्यू जो है, पहला वैल्यू जो है ये है डायरेक्शन कोसाइन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन टुवर्ड्स द वाई एक्सिस, डायरेक्शन कोसाइन टुवर्ड्स द जेड एक्सिस। तो अगर मुझे किसी एक वेक्टर का ए बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप का डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो इसका यूनिट वेक्टर निकाल लूंगा। यूनिट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट्स है, ये वैल्यूज है, यही हमारा डायरेक्शन कोसाइंस होगा। एनी डाउट? मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए तुम लोगों को। अब आते हैं डायरेक्शन रेशियो। अच्छा, इसमें एक नोट देख लो, नोट है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 1। कैसे आ रहा है, तुम खुद सोचो ना। जब मैं इसका स्क्वायर लूंगा तो आ रहा है एक्स स्क्वायर बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और स्क्वायर लेने से एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तीनों को जब प्लस करूंगा तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आएगा, कट जाएगा, 1 आएगा। इसीलिए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हमेशा याद रहेगा।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे अगर डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए बोला जाए, एग्जांपल दिया है एक, आर बार इक्वल टू 5 i कैप माइनस जे कैप प्लस ट्वाइस के कैप। इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालने की कोशिश किया है हम लोगों ने। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ आर बार आर एक्स बाय रूट ओवर दिस, वाई बाय रूट ओवर दिस, जेड बाय रूट ओवर दिस। सिंप्लीफाई करके वैल्यू ये आ गया है। मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक और बात है, क्या ये वैल्यू नेगेटिव में आ सकता है? ये वैल्यू नेगेटिव में आ सकता है क्योंकि एंगल सिर्फ अल्फा थोड़ी बना रहा है, दो एंगल बनाता है हमेशा। एक अल्फा बनेगा, एक 180 डिग्री माइनस अल्फा बनाएगा। नाउ कॉस अल्फा तो कॉस अल्फा हो गया, कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा के केस में क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये मैं साइड में लिख रख रहा हूँ। एल का वैल्यू जो है वो कॉस अल्फा भी है एंड कॉस 180 डिग्री माइनस अल्फा भी होगा, विच इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा। दैट मीन्स एल का दो वैल्यू, एम का दो वैल्यू, एन का दो वैल्यू। देयरफॉर आंसर शुड बी प्लस माइनस, इसमें लिख के रखना तुम लोग, प्लस माइनस एक्स बाई दिस, प्लस माइनस वाई बाई दिस, प्लस माइनस जेड बाई दिस। तो आंसर जो है इसमें भी प्लस माइनस आएगा, प्लस माइनस आएगा, और इसमें भी प्लस माइनस आएगा। इसमें क्योंकि माइनस पहले से आ रहा है तो इसको माइनस प्लस बना देते हैं। ठीक है, ऐसे प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, 6 वैल्यू आएगा डायरेक्शन कोसाइन का। फिर आते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो में बोल देता हूँ क्या है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपीआर ए इक्वल टू एक्स, बी इक्वल टू वाई, सी इक्वल टू जेड। जैसे डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग एल कोमा एम कोमा एन से बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो को ए कोमा बी कोमा सी के हिसाब से बोलते हैं। और डायरेक्शन रेशियो है क्या? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ओपी आर एनी नंबर which are proportional to L, M and N। जो डायरेक्शन कोसाइंस है उनके प्रोपोर्शनल कोई भी नंबर उठा लो, वही डायरेक्शन रेशियो है। देखना, जैसे यहाँ पे हमारे पास L था x बाई डिस, M था y बाई डिस, N था z बाई डिस। तो x कोमा y कोमा z विल बी डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली ट्वाइस x ट्वाइस y ट्वाइस z भी डायरेक्शन रेशियो होगा, 3x 3y 3z भी डायरेक्शन रेशियो होगा, 4x 4y 4z भी डायरेक्शन रेशियो होगा। दैट मीन्स direction ratios are any numbers which are proportional to the direction cosine. It has an infinite number of values because simple proportional value ही तो लेना है। डायरेक्शन कोसाइन कितने हैं टोटल? 6। डायरेक्शन रेशियो कितने हैं? इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोपोर्शनल वैल्यूज टुवर्ड्स द टू द डायरेक्शन कोसाइंस। सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इस इक्वेशन में डायरेक्शन कोसाइन ये आ रहा था हमारा, डायरेक्शन रेशियो क्या आएगा? प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2। क्यों प्लस माइनस ले? कुछ भी तो आ सकता है, इसीलिए मैंने लिया है 5 माइनस 1 एंड 2। इनके जैसे और अगर 10 12 15 निकालने के लिए बोले तो हम लोग बोलेंगे 10 माइनस 2 4, 15 माइनस 3 6, माइनस 5 1 माइनस 2, माइनस 10 2, माइनस 4 एंड सो ऑन। लास्ट टॉपिक ये है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। क्या है? कोई भी एक वेक्टर है ए बार इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इसका स्केलर कंपोनेंट क्या होगा? ये जो एक्स वाई एंड जेड है इन्हीं को हम स्केलर कंपोनेंट बोलेंगे। कंपोनेंट क्या है? बस इसके हिस्से ही तो है। ए को कितने हिस्से में बांटा जा सकता है? एक्स आई कैप 3 टुकड़ा में बांटा जा सकता है। एक है एक्स आई कैप, दूसरा है वाई जे कैप, तीसरा है जेड के कैप। एक्स आई कैप एक फैक्टर क्वांटिटी है, वाई जे कैप एक फैक्टर क्वांटिटी है, जेड के कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर स्केलर मांगा जाए तो एक्स वाई एंड जेड, वेक्टर मांगा जाए तो एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इसीलिए मैंने बोला है स्केलर कंपोनेंट्स एक्स वाई जेड, वेक्टर कंपोनेंट्स एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। एक्स आई कैप वेक्टर क्यों है? एक्स मैग्नीट्यूड के साथ आई डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए एक्स आई कैप।
वाई जे कैप मीन्स वाई मैग्नीट्यूड के साथ जे डायरेक्शन में जा रहा है, इसीलिए वाई जे कैप। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो स्केलर कंपोनेंट बोला जाएगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो तो उसको वेक्टर कंपोनेंट बोला जाएगा। इतना ही है हमारा इस चैप्टर में कंसेप्ट्स। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 10.1, 10.2, 10.3 तीनों एक्सरसाइज करेंगे। तो अभी के लिए इतना तुम लोग अच्छे से एक बार देखो, अच्छे से रिवाइज करो, पूरा नोट्स अच्छे से लिखो। तो नेक्स्ट जब क्वेश्चन करेंगे तब तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।